तो आज की इस वीडियो के साथ ही हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 11th के मैथमेटिक्स की। और शुरू करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है सेट्स। एक्सरसाइज 1.1 हमारे सामने है और आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 1। और आप मेरी आवाज़ को तो पहचान ही रहे होंगे। फिलहाल हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सेट्स है। तो पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि सेट का मतलब होता क्या है। आम भाषा में सेट का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। जैसे कि आप किताबों की दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं कि हमें किताबों का सेट दे दीजिए, एनसीईआरटी की किताबों का सेट दे दीजिए। या फिर सबसे ज़्यादा कॉपीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आजकल बच्चे स्कूल में एडमिशन के लिए उससे पहले कॉपीज़ ख़रीदते हैं जाकर स्टेशनरी पर। तो स्टेशनरी पर जाकर कहते हैं कि मुझे ना 10 कॉपियों का सेट दे दो। तो बोलते हैं ना सेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गोडाउन में या कई जगह पर कि भैया इतने सेट लगा दो, वहाँ पे इस गाड़ी में इतने सेट लगा दो, इतने डब्बों के। इस तरह के मतलब कि आम भाषा में हम सेट शब्द का इस्तेमाल करते रहते हैं। सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आसमान के जो तारे हैं उनको भी एक सेट की तरह से कहा जा सकता है कि सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 से लेकर कहाँ तक होते हैं? इन्फिनिटी तक। तो इनका भी क्या होता है? एक सेट होता है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के सेट स्टार्ट हो गए। सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी मैथमेटिक्स का सेट है। तो सेट का मतलब यहाँ पर वही है जो हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। सेट का मतलब होता है कलेक्शन, चीज़ों का इकट्ठा हो जाना या उनको कलेक्ट कर लेना। तो किताबों का इकट्ठा होना, किताबों का कलेक्शन, तो वो सेट हो गया। कॉपीज़ का कलेक्शन, वो सेट हो गया। आसमान के तारों का कलेक्शन, तो वो भी क्या हो गया? सेट हो गया। इसके अलावा नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, तो वो भी क्या हो गया? एक सेट हो गया। तो सेट का मतलब होता है क्या? कलेक्शन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कलेक्शन किसी भी तरह का हो। वो कलेक्शन होना चाहिए कैसा? वेल डिफाइंड। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेल डिफाइंड वर्ड बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आगे के एग्जांपल्स में हमें देखने को मिलेगी। तो सेट की ये डेफिनेशन है। आपसे कोई पूछे कि सेट होता क्या है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, तो आप कहेंगे कि अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब हम इस वेल डिफाइंड का मतलब समझेंगे कि आखिर वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पर क्या है। नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं पहले से ही। कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, किसी भी पढ़े लिखे इंसान से अगर आप कहेंगे कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिख के दिखाओ सारे, अगर उसे सारे अल्फ़ाबेट पता है तो हर पढ़ा लिखा इंसान यही लिखेगा, ABCD से लेकर EFGH से लेकर कहाँ तक? Z तक। ये सब के लिए सेम होगा कि नहीं होगा? मतलब जिन्हें भी ABCD आती है सब यही तो लिखेंगे ना, A से लेकर Z तक। कोई इससे अलग तो नहीं लिखेगा। तो इसका मतलब इसे वेल डिफाइंड कहा जा सकता है। जो सबके लिए एक जैसा हो उसे हम कह सकते हैं वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स, 5 जो मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, इंडिया के ले लो या वर्ल्ड के ले लो, तो क्या इसे हम सेट कह सकते हैं? इसे हम सेट बिल्कुल नहीं कह सकते। इसकी वजह यह है कि अगर आप अपने पापा के ज़माने के क्रिकेटर पूछेंगे, अपने पापा से जाके पूछेंगे कि मुझे पापा 5 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स के नाम बता दो, तो पापा जो है ना 2-4 तो अपने ज़माने के कहेंगे, जैसे कि सचिन तेंदुलकर थे, कपिल देव थे। 1-2 वो बोलेंगे और 1-2 कुछ नए ज़माने के बता देंगे। तो उनके लिए 5 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स जो हैं वो अलग होंगे। और यही सवाल अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो आपके लिए हो सकते हैं विराट कोहली, और नए वालों के मुझे भी नाम ज़्यादा पता नहीं है। तो आपके लिए मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर कोई और हो सकते हैं। अगर आप दुनिया के किसी दूसरे देश में चले जाएं तो उनके लिए 5 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर अलग होंगे। यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है वो सबके लिए क्या होगी? अलग अलग होगी। इसीलिए हम इसको सेट नहीं कह सकते, ये वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन ये जो ऊपर वाला था, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जिन्हें भी ABCD आती होंगी सब यही लिखेंगे, A से लेकर Z तक। तो इसे सेट कहा जा सकता है। तो जो वेल डिफाइंड हो, जो सबके लिए एक जैसा हो, उसे सेट कहेंगे। जो वेल डिफाइंड नहीं हो, सबके लिए एक जैसा नहीं हो, उसे हम सेट नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखते रहना पूरी वीडियो को शुरू से एंड तक अच्छे तरीके से। जितने भी वीडियो इसके बाद आएंगी बैक टू बैक सबको, एक भी चीज़ अगर बीच में तुमने छोड़ दी तो टॉपिक को क्लियर करने में परेशानी होगी। ठीक है। कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड, 10 बेस्ट एक्टर। अब इंडिया वाले से पूछोगे तो इंडिया वाले क्या करेंगे कि 5 तो इंडिया वाले जो एक्टर हैं उनके नाम बता देंगे, जैसे कि अमिताभ बच्चन हो गए और भी हैं बड़े अच्छे अच्छे एक्टर।
और 5 जो हैं वो हॉलीवुड वालों के नाम बता देंगे। किसी और कंट्री में जाएंगे तो उनके लिए 10 बेस्ट एक्टर्स जो हैं वो अलग होंगे। यानी कि डेफिनेशन जगह जगह के हिसाब से क्या होगा, बदलती रहेगी। ठीक है, तो 10 बेस्ट एक्टर्स जो हैं वो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसे भी हम सेट नहीं कह सकते। आगे आता है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। इसे बताओ क्या क्या हम इसे सेट मतलब वेल डिफाइंड कह सकते हैं? क्या मोस्ट डेंजरस की डेफिनेशन सबके लिए एक जैसी है? आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छिपकली से डर जाते हैं, लेकिन चाइना वालों को देखो, चाइना वाले तो जो हैं छिपकली बड़े मज़े से खाते हैं। कुछ डर जाते हैं और कुछ को छिपकली खाने में भी बड़ी पसंद होती है। कुछ लोग जो हैं वो डॉग से डर जाते हैं, कुछ उससे नहीं डरते। डिस्कवरी पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जंगली जानवरों के साथ खेलते रहते हैं, उनसे उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन कुछ होते हैं जिनको डर लगता है। तो डेंजरस की डेफिनेशन भी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। किसी को किसी चीज़ से डर लग सकता है, किसी को किसी चीज़ से डर नहीं लग सकता। ठीक है, तो डेंजरस एनिमल जो हैं वो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। मान लो मुझे तो बिल्ली से डर लग रहा है, दूसरा जो है वो बिल्ली को जो है वो खिला रहा है, तो ये डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है, इसीलिए हम इसे भी सेट नहीं कह सकते। तो सेट क्या होगा? जो वेल डिफाइंड होगा, जिसकी डेफिनेशन सबके लिए एक जैसी होगी। अगर किसी को भी कहेंगे सब एक ही चीज़ उसमें लिखेंगे तो उसी को हम सेट कह सकते हैं। ठीक है, सेट के बारे में और ज़्यादा जानकारी हमें अपनी एक्सरसाइज से मिलेगी। तो बिना देरी किए एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में इसी तरह से बने रहिए और पूरे फोकस के साथ देखते रहिए। तो अभी जो आप अपने सामने लिखा हुआ देख रहे हैं ये हमारी एक्सरसाइज का पहला सवाल है और इसकी मदद से हम सेट के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, इनमें से कौन कौन से सेट हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो इस क्वेश्चन में करीब 9 पार्ट हैं, 9 में से मैंने कुछ चुनिंदा वाले लिख दिए हैं। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को भी जस्टिफाई कीजिए। तो कर देंगे बहुत आसानी से। देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। लेटर जे से शुरू होने वाले जितने भी महीने हैं साल के, उनका कलेक्शन। तो जिसे भी महीनों के बारे में जानकारी है ना, जिस भी किसी को, तो वो सब एक ही आंसर लिखेंगे इसका। एक तो जनवरी, जनवरी के बाद क्या आएगा जून, और उसके बाद क्या आएगा जुलाई। ठीक है, ये वो महीने हैं साल के जो जे से शुरू होते हैं। तो जिसको भी महीने की जानकारी है, चाहे तुम 10 लोगों के पास जाओगे, 10 लोग यही आंसर लिखेंगे। तो सबके लिए ये एक जैसा है, वेल डिफाइंड है, इसलिए हम इसको सेट कह सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कि ये वेल डिफाइंड है, इसीलिए हम इसको सेट कह सकते हैं। यस इट इज़ अ सेट। ठीक है, यस नो इस तरीके से हम लिखेंगे। ये सवाल एग्ज़ाम में आने वाले बिल्कुल नहीं है, ये केवल आपकी जानकारी के लिए है कि क्या सेट होता है और क्या सेट नहीं होता। अब आ जाइए सेकंड पार्ट पर। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब ये चीज़ भी टाइम टाइम के साथ बदलती रहती है। आप नॉर्थ इंडिया में पूछेंगे कि भैया 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन है इंडिया के, तो नॉर्थ इंडिया वाले बोलेंगे जैसे कि मुंशी प्रेमचंद्र, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा मुंशी प्रेमचंद्र का। और मुझे राइटर्स के नाम ज़्यादा याद नहीं आ रहे। नए ज़माने के लोगों से पूछोगे तो नए ज़माने के लोग बताएंगे कि चेतन भगत जो हैं वो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स में सबसे ऊपर हैं। साउथ इंडिया में चले जाओगे तो उनके लिए टैलेंटेड राइटर्स जो हैं वो अलग होंगे। ठीक है, तो पूरे देश में टैलेंटेड राइटर की डेफिनेशन जो है वो बदलती रहेगी। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर की लिस्ट बनाने के लिए कहेंगे, अलग अलग इलाकों में जाएंगे देश के, तो सबके लिए ये लिस्ट जो है अलग अलग हो सकती है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, सबके लिए एक जैसा नहीं है, इसलिए हम इसको सेट नहीं कह सकते। नॉट वेल डिफाइंड। तो नो, इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे आपको सेट के बारे में समझ में आ रहा होगा। फोर्थ में जी, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास। आपकी क्लास में 20 बॉयज़ हैं, 30 बॉयज़ हैं, ये तो सबके लिए एक जैसा ही होगा ना। सबसे कहेंगे कि क्लास के जितने भी बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन बनाओ, तो ये सबके लिए एक जैसा होगा, वेल डिफाइंड है, इसलिए हम इसको एक सेट कह सकते हैं। यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स देखो ज़रा क्या क्या होते हैं। माइनस के इन्फिनिटी से शुरू होते हैं, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है, इवन इंटीजर्स हैं। तो जिसको भी इवन इंटीजर की जानकारी है वो सब इसका एक ही आंसर लिखेंगे। तो ये सब के लिए एक जैसा है, वेल डिफाइंड है,
इसलिए हम इसको सेट कह सकते हैं। तो अब तो खैर समझ में आ ही गया होगा कि क्या सेट होता है और क्या सेट नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अब आप अपने सामने देख रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान से समझिएगा ज़रा सवाल को। लेट ए इज इक्वल टू दिस, ये एक सेट है। किसी भी सेट को हम ए से, बी से, सी से, डी से, किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल में लिखते हैं। दूसरी बात यह है कि सेट को रिप्रेजेंट करते समय इस तरह के कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट नहीं लगा सकते, ना ही आप ऐसे छोटे वाले ब्रैकेट लगा सकते हैं, हमेशा कर्ली ब्रैकेट ही लगेंगे। ये तो हो गई सेट को रिप्रेजेंट करने की बात। अब ये जो दो साइन आप देख रहे हैं, इनमें से ये जो पहला वाला साइन है इसे कहा जाता है बिलोंग्स टू, और ये जो दूसरा वाला साइन आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब इन दोनों साइन को हमें यहाँ इनके अंदर भरना है। तो कैसे भरेंगे देखिएगा ज़रा। 5, आपको 5 दिखाई दे रहा है, इसके अंदर दिख रहा है बिल्कुल। तो इसका मतलब 5 इस सेट ए से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू। 8 दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। देखो कितना सिंपल है। 0 दिखाई दे रहा है तुम्हें, इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। 4 तुम्हें दिखाई दे रहा है इसके अंदर, तो आएगा बिलोंग्स टू। 2 दिखाई दे रहा है तुम्हें इसके अंदर, बिलोंग्स टू। 10 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, नॉट बिलोंग्स टू। देख रहे हो कितना सिंपल सवाल है। एग्ज़ाम में आ जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन ये नहीं आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 इतना ही सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं तीसरा सवाल। अब ये मैंने तीसरा सवाल यहाँ पे लिख दिया है बड़ी तेज़ी से। लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ये जो सेट आप देख रहे हैं लिखा हुआ, इसे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब ये रोस्टर फॉर्म क्या भला है, इसको समझ लेते हैं। मैं भी आपको एक सेट दिखाता हूँ इसके लिए। ये देखिए, ये जो ऐसे कोमा लगा लगा के लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और इस तरह से लिख देते हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ऐसे लिखा जाता है, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और एक वो लिखा जाता है कोमा लगा लगा के 1, 2, 3, 4, उसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म। तो फिलहाल हमें ये जो सेट है ना, ये सेट कौन सी फॉर्म में दे रखा है, बिल्डर फॉर्म में, और हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान से देखिएगा। इसको कन्वर्ट करते समय हमें यहाँ पे जो लिखा है उसकी पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे इंटीजर लिखा है, तो हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर होते क्या है। तो अभी मैंने आपको दिखाए थे इंटीजर क्या होते हैं। माइनस के इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक के सारे होल नंबर्स। ठीक है, तो x एक इंटीजर है, लेकिन x -3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा। तो देखो कैसे होगा, -3 से बड़ा इंटीजर, -2, -1, 0, ये सब -3 से बड़े इंटीजर ही हैं। कहो तो नंबर लाइन बना के दिखा देता हूँ। ये रहा -3, इससे बड़े इंटीजर सब उधर ही मिलेंगे। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से छोटे लेने, यानी कि हमारा जो होगा हमारे इसमें सेट में ये इंटीजर आएंगे -3 से बड़े और 7 से छोटे। तो इनको यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस। तो अगर हमें पता है ना इंटीजर क्या होते हैं, तभी हम इस चीज़ को सही कर सकते हैं। अगर पता ही नहीं है इंटीजर क्या होते हैं तो फिर नहीं सही कर सकते। इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब सिखाया जाता है क्लास 9th में, लेकिन मैं तुम्हें समय समय पे सिखाता रहूँगा। जैसे अभी मैंने तुम्हें इंटीजर सिखा दिए क्या होते हैं। अब मैं चलिए खैर, अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। तो ये जो सेट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और हमको इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ढंग से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है, मतलब कि 6 से छोटा है। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर लिखना है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, बस 6 से छोटे तक ही लिखना है। तो ये थी सेट बिल्डर फॉर्म, और ये जो अब हमने लिखा है ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है थर्ड पार्ट में, कि c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज़ 8
एक्स जो है वो एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और उसके डिजिट का सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ऐसा जो सबसे पहला नंबर है वो होता है 17, 2 डिजिट का है और जब आप इसके डिजिट का सम करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 7 + 1 क्या होता है, 8 होता है। अब इससे आगे बढ़ो, 20 वाली लाइन में चेक करो कौन सा होता है, क्या होता है। तो 2 डिजिट का नंबर 27 नहीं 23, तो 26 होता है। ठीक है, अब 30 की लाइन में चले जाते हैं। 30 की लाइन में क्या आएगा, 35, 5 और 3 क्या होगा, 8, डिजिट का सम 8 आना चाहिए। अब 40 की लाइन में चले जाओ तो 44 आ जाएगा। अब 50 की लाइन में चले जाओ 53 आ जाएगा। ठीक है, हमें लिखना कहाँ तक है, एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सब सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। ये नहीं बताया कहाँ तक लिखना है, तो चलते रहो। अब आ जाओ 60 की लाइन में 62, 70 की लाइन में आ जाओ 71, 80 की लाइन में आ जाओ 80। बस अब इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि अब 90 की लाइन शुरू होगी और जैसे ही 90 की लाइन शुरू होगी तो ऐसे नंबर आएंगे। सबसे पहले 90 आएगा, इसके डिजिट का सम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा। इसका मतलब हमें यहीं पे ही रुकना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो हमारा सेट था ये कौन सी फॉर्म में था, बिल्डर फॉर्म में, और हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में। तो अब तो खैर समझ में आई क्या होगी, क्या होती है बिल्डर फॉर्म और क्या होती है रोस्टर फॉर्म। ज़्यादा जानकारी के लिए अगला पार्ट देखिए, 4th पार्ट। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ द डिवीज़र ऑफ 60। एक्स एक प्राइम नंबर है और वो 60 का क्या है, डिवीज़र है, मतलब कि वो 60 को डिवाइड कर देगा। तो सबसे पहला प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड कर देगा वो क्या है, 2 है। ठीक है, एक्स क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए और वो 60 का डिवीज़र भी होना चाहिए, मतलब कि वो 60 को डिवाइड कर देना चाहिए। तो ये जो 2 है ये प्राइम नंबर तो है ही और साथ ही साथ ये 60 को डिवाइड भी कर देगा। अब इससे आगे बढ़ो, 3 भी एक प्राइम नंबर है और वो भी 60 को क्या कर देगा, डिवाइड। उससे आगे बढ़ो, सोचो। 5 है, 5 भी प्राइम नंबर है और वो भी 60 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। 5 से आगे बढ़ो, 5 से आगे तो मैंने काफ़ी सोच लिया कि 5 से आगे मुझे कोई नंबर मिला ही नहीं है। मतलब ऐसे तो बहुत मिल लेते जो 60 को डिवाइड कर देंगे, जैसे कि 12 है, 12 60 को डिवाइड कर देगा, लेकिन 12 प्राइम तो होता नहीं है। 15 है, 60 को डिवाइड कर देगा, लेकिन वो भी प्राइम नहीं होता। हमें तो वो नंबर चाहिए थे जो प्राइम भी हों और जो 60 को डिवाइड भी कर दें। ठीक है, तो इस तरह से ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था और हमने उसको रोस्टर फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट। हमसे कहा गया था कि एक ऐसा प्राइम नंबर लिखो जो 60 को डिवाइड कर सकता हो। तो ये 3 प्राइम नंबर हैं जो 60 को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसके आगे हमें और भी नंबर मिल जाते जो 60 को डिवाइड कर सकते थे लेकिन वो प्राइम नहीं होते। मुझे लगता है कि आप लोगों को प्राइम नंबर के बारे में तो पता ही होगा। जैसे कि 1 है, 1 प्राइम नहीं होता है, 2 प्राइम होता है क्योंकि इसके 2 फैक्टर होते हैं, 3 भी प्राइम होता है, इसके भी 2 फैक्टर होते हैं, 4 1 2 4 4 प्राइम नहीं होता क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 5 1 5 प्राइम होता है क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं। जिसके 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम होगा, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट होगा। अब जैसे कि 6 है, 1 2 3 6, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो 21 कैटेगरी में आएगा, कंपोजिट में। ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, और 1 जो है वो इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। तो मैंने आपको दोबारा से याद दिला दिया कि प्राइम नंबर क्या होता है, वो होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर बस यही थे। आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट करते हैं। इसके बाद है 5th पार्ट, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और हमें तो उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस बार एक वर्ड दे रखा है, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसके जो लेटर्स हैं उनको हमें, उनका सेट जो है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसके लेटर्स को किस तरह से लिखा जाएगा, T, R, I, G, फिर O, फिर N। ओ दोबारा से आ गया ना, दोबारा नहीं लेते। सेट में कोई भी लेटर चाहे 10 बार भी आ रहा है उसको एक ही बार लिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एम आएगा, फिर ई आएगा, और फिर टी आ गया ना दोबारा से, तो टी हो चुका है उसको नहीं लेंगे। फिर आर भी दोबारा आ गया, उसे भी नहीं लेंगे, फिर वाई लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो वर्ड दिया हुआ था ट्रिगोनोमेट्री, इसके लेटर्स का सेट रोस्टर फॉर्म में इस तरह से बनेगा। ठीक है, 6th पार्ट इसके जैसा ही है, उसको आप खुद कर लीजिएगा, कुछ खुद भी करके देखा करो तभी तो सीख पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए घर एक और सवाल हमारे सामने है और ये इम्पोर्टेंट भी है, मैंने इसके लिए लिख दिया है इम्पोर्टेंट। राइट द फॉलोइंग सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। अब उल्टा करना है पहले का, पहले बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था।
अब रोस्टर फॉर्म में दिया है तो बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रोस्टर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज़ तो हर बार कॉमन होगी, मतलब हर बार आपको सेम चीज़ यही लिखनी पड़ेगी। ऐसे जैसे कि इस सेट को कुछ नाम दे दो, पहले तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद ऐसे लिखो एक्स सच दैट एक्स इज़, एक्स क्या है। अब इसको ध्यान से देख कर पता लगाने की कोशिश करेंगे एक्स है क्या। तो मेरे ख्याल से क्या है एक्स, ये 3 का टेबल चल रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 का टेबल चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको और एडवांस तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। ए एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, क्या मैं इसको 3n लिख सकता हूँ, 3n, क्योंकि देखो n की जगह जब 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, और जब 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, और जब 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, और जब 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। तो x इजिकल टू 3n लिखना अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ है कि हमें ये भी एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये जो n है ये क्या है। तो n एक नेचुरल नंबर है, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। देखो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, तुम एक तो इंग्लिश में लिख दो कि n इज़ ए नेचुरल नंबर, और एक मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखो स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N। मतलब ये जो स्मॉल n है ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल N से, और कैपिटल N का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये होता है कैपिटल N, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। समझ गए। तो हमने ये डिफाइन करा कि ये जो n है ये एक नेचुरल नंबर है, तभी तो हम देखो यहाँ पे 1 रख रहे थे, 2 रख रहे थे, 3 रख रहे थे, 4 रख रहे थे। हमने यहाँ पे 1/2 तो नहीं रखा था, 1/2 हम रख ही नहीं सकते क्योंकि n जो है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। एक और बात हमें यहाँ पर क्लियर करनी पड़ेगी। अब मान लो मैंने यहाँ पे तुम्हें n की जगह 1 रख के दिखाया तो 3 आ गया, 2 रखा तो 6 आया, 3 रखा तो 9 आया, 4 रखा तो 12 आया। अब मान लो मैं इसमें 5 रख दूँ तो 5 रखने से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, और 15 तो यहाँ पे है नहीं। तो हमें इस सेट को रोकने के लिए कि ये 12 पे रुक जाए, एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी। ये ध्यान से देखना कि ये जो n है ये 1 से बड़ा और उसके इक्वल है, लेकिन 4 से छोटा और उसके इक्वल है। इस n की वैल्यू को आप 4 से बड़ी नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 लिखोगे तो 12 आ जाएगा, लेकिन अगर 5 लिख दिया तो 15 आ जाएगा। 15 जो है वो इसके अंदर नहीं है। तो इस सेट को रोकने के लिए हमें ये भी लिखना पड़ेगा। तो एक तरह से हमने पूरी मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है उसमें इसको लिखने की कोशिश की। हो सकता है इन चीज़ों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको रहा हो, धीरे धीरे ये कन्फ्यूजन दूर होता चला जाएगा। अभी हमें इसके जैसे बहुत सारे सवाल करने हैं। एक बार फिर से देखते हैं। हमें एक सेट दिया हुआ था रोस्टर फॉर्म में। सबसे पहले हमने इसकी पहचान करी, ये है क्या, ये तो 3 का टेबल चल रहा था, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये 3 के मल्टीपल थे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसा था ये। तो इसको बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए ये तो हमेशा ही लिखोगे एक्स सच दैट एक्स। अब एक्स है क्या, एक्स है 3 का मल्टीपल, तो 3 के मल्टीपल को चाहो तो 3n लिख दो, चाहो 3m लिख दो, चाहो तो 3p लिख दो, कुछ भी लिख दो। फिर इस p के बारे में बताओ, ये p है क्या, ये p एक नेचुरल नंबर है, तो इसके लिए आप लिखेंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये जो n है ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, तो क्या रख रहे हैं, नेचुरल नंबर रख रहे हैं। इसके बाद ये भी बताओ कि ये कहाँ तक चलेगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर हम 4 तक की वैल्यू रख सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे कहा कि n 1 से शुरू होगा और 4 तक रखा जा सकता है। तो 1 से 4 तक की जब वैल्यू रखेंगे तभी हमें ये सारी वैल्यूज़ वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो जो कमी रह गई वो अगले सवाल में दूर हो जाएगी, ध्यान से देखते रहिए। और अगर समझ में आया सब कुछ, सारा लेक्चर समझ में आया तो लाइक ज़रूर करना, और अगर तुमने कमेंट्स करे तो वो और अच्छी बात होगी, ठीक है। उससे मुझे लगेगा कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ। चलो बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। अब इसको देखो ज़रा, सेकंड पार्ट को। ये भी देखने में ना उसके जैसा ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे 2 का टेबल हो। चेक कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये 2 का टेबल तो है नहीं, और ना ही ये 2 के मल्टीपल्स हैं, ये तो कुछ और ही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। उनको तो हमने 3n लिख दिया था, लेकिन इनको हम 2n नहीं लिख सकते। 2n इसलिए नहीं लिख सकते, मान लो n की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, और 3 रखेंगे तो 6 आएगा, जबकि ये क्या है, 8 है। तो 2n तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं रख सकते, तो क्या रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे 2 की पावर n, ठीक।
अगर 1 पावर लगाओगे तो 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, 2 पावर लगाओगे तो 2 2 जा 4, 3 पावर लगाओगे 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है। देख लो ज़रा 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या होता है ये 8 होता है। तो सही आ रहा है इसका मतलब। और 2 की पावर जब 4 लगेगी तो ये आएगा, 5 लगेगी तो ये आएगा। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही लिखा है। अब हमें इस n के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। एक और बात हमें लिखनी पड़ेगी कि कहाँ से कहाँ तक का n ले सकते हैं। तो ये जो n है यहाँ पे रखा जा रहा है, ये 1 से रखा जा रहा है, 1 के इक्वल हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है। और कहाँ तक रखा था हमने, 5 तक, क्योंकि जब 1 रखा था तो ये आया था, 2 रखा था 2 की पावर 2 4, 3 रखा 2 की पावर 3 8, ठीक है। फिर उसके बाद 4 रखा तो 2 की पावर 4 16, फिर 5 रखा 2 की पावर 5 32, ठीक है। तो हम 5 तक रख रहे हैं तो 5 से छोटा और उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। इस तरह से इसको क्लोज कर दिया जाए। तो पूरा मैथमेटिकल लैंग्वेज में हमने लिखा है। इसको तुम इंग्लिश में लिखने की कोशिश बिल्कुल मत करना, चीज़ों से डरने की कोशिश मत करो, उनसे टकरा जाओ, ठीक है, उनको अच्छी तरह से सीखो। तो ऐसे ही मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये रोस्टर फॉर्म में था और हमने इसको बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर इसको बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे तो यही आंसर आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि n 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और 5 तक लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा, सब आ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि सेकेंड पार्ट को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। चलिए खैर अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। ये तो वैसे ही लगता है थर्ड पार्ट, तो अभी सेकंड किया था ना जैसे, उसी के जैसा लग रहा है। तो इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें। तो ए एक्स सच दैट एक्स क्या है, क्या ये 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है तो x इजिकल टू 5n लिखना पड़ेगा। और अगर ये 5 की पावर समथिंग है तो फिर वो लिखना पड़ेगा। देख लेते हैं ज़रा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो मल्टीपल तो ये है नहीं, ये पावर वाली फॉर्म में हो सकता है, x इजिकल टू 5 की पावर n। जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे 5 की पावर 1 5, और जब 2 रखेंगे तो 5 की पावर 2 25, और जब 3 रखेंगे तो 5 की पावर 3 125। तो चेक हो गया, ये जो सब हैं ये 5 की पावर n है। अब इस n के बारे में बताओ, n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। और किससे बड़ा किससे छोटा है वो भी लिखो। n जो है ना वो 1 से बड़ा और उसके इक्वल है, क्योंकि सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 रखा था। और ये कब आएगा, जब यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। 5 की पावर 4 जो है वो 625 होता है, तो 4 लिखा जाएगा तो 4 से छोटा और उसके इक्वल, ठीक है। एक और चीज़ है, अगर किसी ने इसके बजाय ऐसे लिख दिया कि n 1 से बड़ा उसके इक्वल है लेकिन 5 से छोटा है, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि 5 से छोटा नेचुरल नंबर, 5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 4 होता है। तो ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 से लेकर 4 तक के नेचुरल नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जब 1 से लेकर 4 तक के नेचुरल नंबर लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। और बस इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो उम्मीद है कि अब तो बिल्डर फॉर्म में लिखना आ ही गया होगा। फिर भी आपको इसको लेकर कोई डाउट है तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो अपने डाउट्स साइड में कॉपी में ज़रूर लिखते रहिएगा। जब भी वीडियो देखोगे तो एक साइड में किताब खुली होनी चाहिए, दूसरी साइड में कॉपी खुली होनी चाहिए, साथ साथ उसको लिखते हुए कैलकुलेशन करते हुए चलना होता है, ठीक है। और वीडियो में आपको एक और सुविधा होती है कि आप उसको रिकैप करके देख सकते हैं, रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। और जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो उसके बाद ये एक बैकअप की तरह से भी आपके लिए काम करेगा। मान लो कॉपी खो जाए तो तुरंत अपना वीडियो में से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। जब डाउट क्लास होगी तो अपने डाउट उसमें पूछ लीजिएगा आप लोग ज़रूर। अब आ जाओ इस पर, इसके बारे में देखो क्या चीज़ है ये। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा कि ये क्या है। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और फिर 5 का स्क्वायर 25, इस तरीके से है। ये सब क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। और ये आखिरी वाला किसका स्क्वायर है, 10 का, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। x सच दैट x इज इक्वल टू, ये है नेचुरल नंबर के स्क्वायर, तो क्या हम इसे n स्क्वायर लिख सकते हैं, चेक कर लेते हैं। जब हम n की जगह 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 लिखेंगे जब n की जगह 2 का स्क्वायर 4, जब 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9,
तो ठीक है, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर है, एन के स्क्वायर है। अब एन को बताओ, एन क्या है, एन एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि हम यहाँ पे 1 2 3 4 लिख रहे हैं, 1 से स्टार्ट किया था हमने, तो 1 से जब स्टार्ट करते हैं तो नेचुरल नंबर ही तो स्टार्ट होते हैं 1 से। तो इसका मतलब ये जो एन है ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और क्या पता चलता है, कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ से ख़त्म होगा ये भी तो लिखना होता है। तो एन स्टार्ट हुआ था 1 से और एंड कहाँ पर होगा, 10 पर जाके, क्योंकि आखिरी वाला जब 10 यहाँ पे रखेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया। रोस्टर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म में बदलना हमने अच्छी तरह से सीख लिया है। जो कमी रह गई है वो अभी अगले सवाल में दूर हो जाएगी। करते हैं 5वां सवाल। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इस सेट के सारे एलिमेंट लिखने हैं। एक तरह से हमें वही काम करना है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और हमें इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कर देंगे बड़ी आसानी से। क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स जो है ना वो एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नेचुरल नंबर देखो, पहला तो 1 हो गया, उसके बाद 2 तो नहीं होता, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। लिखें कहाँ तक, ये तो दिया ही नहीं है, कहाँ तक लिखें, कहीं तक भी लिख सकते हैं, 11, 13, डैश डैश डैश। ठीक है, तो बस यही करना था इसमें। जब कुछ दिया ही नहीं होता ना कहाँ पे जाके रुकना है, तो बस ऐसे डैश डैश करके छोड़ दिया जाता है। तो ये फर्स्ट पार्ट था, ये हमने आसानी से कर लिया। अगले पार्ट अगले पेज पर देखते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा फोकस से समझने की ज़रूरत होगी इस सवाल को। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है, एक इंटीजर है। तो आपको मैंने इंटीजर्स के बारे में बताया था, जेड से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है इंटीजर्स को। जैसे नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। और ये होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 से लेकर इन प्लस के इन्फिनिटी तक ये चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि माइनस के और प्लस के और ज़ीरो सहित जितने भी होल नंबर हैं उन्हें कहा जाता है इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे x एक इंटीजर है और वो माइनस के 1/2 से बड़ा है और 9/2 से क्या है, छोटा। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा माइनस का 1/2 और ये रहा 9/2। 9/2 का मतलब है 4.5। अब ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। 9/2 का मतलब क्या है, 4.5। ठीक है, इन दोनों के बीच के हमें क्या लिखना है, इंटीजर लिखने हैं। अब इन दोनों के बीच के इंटीजर देखिए क्या होंगे। चलो, अगर ये -1/2 है तो -1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। और यहाँ पर क्या होगा, इसके बराबर में 0 होगा। ठीक है, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि 4 के बाद 5 आएगा तो वो यहाँ पड़ेगा और इन 4 और 5 के बीच में कहीं 4.5 पड़ेगा। तो ये है माइनस का 1/2 और ये है 9/2। इन दोनों के बीच में पड़ने वाले इंटीजर हमें बताने थे, तो ये हैं इनके बीच के इंटीजर। ठीक है, x क्या है, एक इंटीजर है जो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा। तो हमने देखा -1/2 यहाँ पड़ेगा 0 और -1 के बीच में, और 9/2 यानी कि 4.5 कहाँ पड़ेगा, 4 के और 5 के बीच में। और हमें इनके बीच का इंटीजर पता लगाना था, तो इनके बीच का इंटीजर ये हैं, क्या क्या है, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इस तरह से हमें बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था और उसको रोस्टर फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक और पार्ट दिखा देता हूँ और बाकी तुम अपने आप कर लेना। जितने भी पार्ट मैं छोड़ देता हूँ ना वो तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, तुम उनको खुद करोगे। तो मैं एक थर्ड पार्ट और कर देता हूँ उसका। चलिए फिर थर्ड पार्ट को समझना शुरू करते हैं। बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और हमें इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन में ऐसे तो नहीं कहा, क्वेश्चन में तो ये कहा है। तो क्वेश्चन भी देखो, तुम किताब देखो अपने, ये रही तुम्हारी किताब। क्वेश्चन में ये लिखा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, और मैं कर रहा हूँ तीसरा पार्ट। ठीक है, तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं उनको हमें लिस्ट करना है। तो एक तरह से वही तो काम करना है कि बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी तो यहाँ पे सारे एलिमेंट लिस्ट होंगे। अब सवाल देखो क्या है, एक्स एक इंटीजर है, उसका स्क्वायर 4 से छोटा और उसके इक्वल होना चाहिए। तो ज़्यादातर बच्चे इसमें ये लिख देते हैं, एक तो 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर है 1 होगा, वो 4 से छोटा होगा। और एक 2 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा, वो 4 के इक्वल होगा।
तो 1 और 2 दो चीज़ इसमें लिखी जा सकती हैं, लेकिन वो बच्चे इन्हें भूल जाते हैं कि यहाँ पर -1 और -2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो बात कर रहा है इंटीजर्स की। तो इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी तो होते हैं। तो ये जो 4 नंबर आप यहाँ पे लिखे हुए देख रहे हैं, जब आप इनके स्क्वायर करेंगे या तो वो 4 से छोटे आएंगे या फिर वो 4 के इक्वल आएंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे इंटीजर के बजाय नेचुरल नंबर बोला होता, तब हमारा आंसर सिर्फ ये होता 1 और 2, ठीक है। लेकिन इंटीजर बोलेगा तो माइनस के भी लेने पड़ेंगे। तो ये चारों नंबर ऐसे हैं जिनके स्क्वायर करने पर वो 4 से छोटे आएंगे या फिर उसके इक्वल आएंगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर दिया है। अब ये जो आपकी बुक का आखिरी जो सवाल बचा है, छठा, ये बड़ा सिंपल है, मैच द फॉलोइंग का। आपको इनको ऐसे करके मैच करना है, इधर रोस्टर फॉर्म है उधर बिल्डर फॉर्म है, तो रोस्टर वालों को बिल्डर वालों से मिलाना है। ये काम आप खुद करेंगे। तो मैंने जो आपकी एक्सरसाइज है 1.1, ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी तरह से कंप्लीट कर दी है। इस एक्सरसाइज को लेकर कोई भी डाउट आपके दिमाग में हो तो डाउट क्लास में पूछना मत भूलिएगा, ठीक है। वीडियो अगर समझ में आ गई हो तो लाइक ज़रूर करना। 3 काम करा करो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 काम ज़रूर किया करो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।